नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका एजुकेशन बाय डॉक्टर शमा के चैनल पे। आज हम वैदिक पीरियड की बात करेंगे। वैदिक पीरियड में भी वर्ण व्यवस्था के विषय में चर्चा की जाएगी। आज चर्चा से पूर्व हमें ये जान लेना आवश्यक है कि भारतीय इतिहास में वैदिक काल कहते किसे हैं। ये एक प्रारंभिक प्रश्न है जो सभी छात्रों के विषय में उपयोगी है उसे जानना कि वैदिक काल कहते किसे हैं। वह काल जिसमें वेदों की रचना हुई। वैदिक धर्म में 4 वेदों का उल्लेख मिलता है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इन चारों वेदों की रचना जिस काल में हुई उस पूरे ही काल को वैदिक काल की संज्ञा दी जाती है। ये काल 1500 ईस्वी पूर्व से लगाकर 600 ईस्वी पूर्व का है। वैदिक काल को अध्ययन की दृष्टि से और उसके वेदों की रचना के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। एक ऋग्वैदिक काल जो 1500-1000 ईस्वी पूर्व तक का काल है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक का है। ऋग्वैदिक काल में जैसा शब्द से ही प्रतीत होता है ऋग्वेद की रचना हुई, और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। तो इस दृष्टि से अगर प्रश्न आए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो हमारा उत्तर होगा ऋग्वेद। और सबसे अंत में किस वेद की रचना हुई तो वो है अथर्ववेद। अब इस वैदिक काल में ही वर्ण व्यवस्था का प्रादुर्भाव माना जाता है। ऋग्वैदिक समाज प्रारंभ से वर्ग विभेद से रहित था, अर्थात उसमें कोई वर्ग विभेद नहीं था, वर्गों में बटा नहीं था, तथा सभी व्यक्ति जन के सदस्य होते थे जिनकी समान प्रतिष्ठा होती थी। वहां पर कोई पदक्रम नहीं था, कोई हायरार्की नहीं थी। सभी जो है समान स्तर पर थे और सभी की समान प्रतिष्ठा थी। कालांतर में केवल 3 ही वर्णों का उल्लेख मिलता है: ब्रह्म, क्षत्रिय और वैश्य। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में लिया गया है और कहीं कहीं व्यवसाय चयन के संबंध में भी इसका उपयोग किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल के अंतिम भाग में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इस बात का उल्लेख है कि विराट पुरुष के द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय की, जांघों से वैश्य की और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। वैश्य और शूद्र शब्दों का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार ही मिलता है, और शूद्र का तो सर्वप्रथम उल्लेख ही 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मुख्यतः कर्म पर आधारित थी। जो जैसा कर्म करता था वो उसी वर्ण का माना जाता था। ऋग्वेद में एक ऋषि का कथन उल्लेखित मिलता है जिसमें वे कहते हैं कि मैं कवि हूं, मेरा पिता वैद्य था तथा मेरी माता अन्न पीसने जाती है। साधन भिन्न है
परंतु सभी धन की कामना करते हैं। अर्थात एक ही परिवार में जो है वो तीनों वर्णों के व्यक्ति हो सकते थे। उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी। वर्ण व्यवस्था कर्म के बजाय जन्म पर आधारित हो गई। जो जिस वर्ण में जन्म लेता था वो उसी वर्ण का सदस्य माना जाता था। व्यवसाय आनुवंशिक हो गए, जेनेटिक हो गए। सुनार का बेटा सुनार, लोहार का बेटा लोहार, ये पदक्रम चलने लगा। समाज उस समय तक स्पष्टतः 4 वर्णों में विभक्त हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वप्रथम 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। उसमें बताया गया है कि ब्राह्मण का कार्य अध्ययन अध्यापन का है, यज्ञों का संपादन करने का है, क्षत्रिय प्रशासन का कार्य करेंगे, जनता के संरक्षण का कार्य करेंगे, वैश्य उत्पादन में संलग्न रहेंगे और शूद्र ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा का कार्य करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था, अर्थात विद्या ग्रहण करने का अधिकार उन्हें ही था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को ही द्विज कहा जाता था। शूद्र वर्णों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, अर्थात वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर। उपनयन संस्कार क्या है? शिक्षा प्राप्त करने से पहले जिस संस्कार के द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम में लिया जाता है और छात्र शिक्षा ग्रहण करता है, करने की प्रक्रिया शुरू होती है, उसे ही कहते हैं उपनयन संस्कार। कर्मकांड व यज्ञों का प्रचलन बढ़ा, जिससे ब्राह्मण की स्थिति और शक्ति प्रबल हुई। उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही बलि देते थे, अर्थात कर राजस्व का अदायगी करते थे। शतपथ ब्राह्मण में वैश्यों का लक्षण दूसरों को कर देने वाला और दूसरों के द्वारा भोज्य या उपयोग में आने वाला बताया गया है। ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य द्वारा दिए गए कर पर निर्भर थे, अर्थात वो जो टैक्स देते थे उसी से ब्राह्मण और क्षत्रियों की जीविका चलती थी। युद्ध व कृषि दोनों में लोहे के उपयोग से मूलभूत सामाजिक परिवर्तन आए। इसे क्षत्रिय जो है वो काफी शक्तिशाली होने लगे और ब्राह्मणों व क्षत्रियों में श्रेष्ठता को लेकर प्रतिस्पर्धा होने लगी। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है, किंतु यह भी कहा गया है कि ब्राह्मण राजा पर आश्रित है एवं उसके पार्श्व में, मतलब पास में नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु राजा से श्रेष्ठ है। वहां भी राजा से ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया है। श्वेत केतु आरुणेय पांचाल नरेश द्वारा शिक्षित हुए थे, अर्थात एक क्षत्रिय जो है ब्राह्मण को शिक्षित कर रहा है। ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ में राजा के लिए कहा गया है कि वह ब्राह्मण की जीविका चलाने वाला है, दान देने वाला है। राजा जब भी चाहे ब्राह्मण को हटा सकता है पद से। आते हैं इस समय तक अस्पष्टता की भावना का उदय नहीं हुआ था, परंतु द्विजों और शूद्रों के बीच अंतर स्पष्ट हो गया था। वद आर्णकी और छंदोपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मलोक में सभी समान माने जाते हैं, अतः चांडाल को भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी माना गया है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है।
यहाँ गोत्र एक वंश, कुल या जाति के रूप में परिभाषित है। तो हमने यहाँ चर्चा की कि वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के आधार पर व्यवस्थित हुई। सबसे ऊपर स्थान सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मणों का था, दूसरे स्थान पर क्षत्रिय, तीसरे स्थान पर वैश्य और चौथे स्थान पर शूद्रों को रखा गया। यहां पर उनके कार्यों का भी वर्णन मिलता है। जहां ब्राह्मण यज्ञ संपादन, अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे थे, वहीं क्षत्रिय प्रशासन, शासन व जनता के रक्षा का कार्य कर रहे थे। कहीं कहीं हमने उदाहरण भी देखे कि ब्राह्मण क्षत्रियों से श्रेष्ठ होते हुए भी कई जगह क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया है। वैश्य जीविकोपार्जन के लिए कृषि उत्पादन का कार्य करते थे और वह उत्पादन के कार्य करते हुए ब्राह्मणों और क्षत्रियों को राजस्व की अदायगी किया करते थे, जिससे उनकी आजीविका चला करती थी, शासन का प्रशासन किया करते थे। और शूद्र सबसे नीचे स्थान पर रखे गए, जो ऊपर की तीनों जातियों की सेवा का कार्य करते थे। तो वैदिक काल में हमने वर्ण व्यवस्था को पढ़ा। अगली क्लास में हम पुरुषार्थ और आश्रम व्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप अपने साथियों को ये क्लास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली कक्षाओं का लाभ उठाएं। यही उद्देश्य है हमारा। धन्यवाद।